बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सीने की जलन के बारे में कि सीने की जलन क्यों होती है। काफ़ी सारे मरीज़ों को मैदे का इशू होता है या तेज़ाबियत, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है, तो उसमें भी सीने की जलन हो सकती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सीने की जलन क्यों होती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। हमारी जो खुराक की नाली है वो मैदे के साथ अटैच जिस पोजीशन पे होती है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो कि बैरियर का काम करता है। हमारे मैदे में जो तेज़ाबियत होगी या जो खुराक होगी उसको वो बैकवर्ड नहीं आने देता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है या कुछ ऐसी वजूहात बनती हैं कि जो वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका टोन कम हो जाता है, तो वो खाना मैदे से बैकवर्ड आना शुरू हो जाता है या जो है ना तेज़ाबियत है वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाती है। तो उससे हमारे सीने में जलन होती है जिसको गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ कहते हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स जो है उसको बढ़ाने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। उनमें ये होता है कि एक तो प्रेगनेंसी में ऐसे हो सकता है, दूसरा ये होता है कि मोटापे वाले मरीज़ों में ऐसे हो सकता है, जो ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाते हैं उनमें ऐसे होता है, जो चटपटी चीज़ें खाते हैं उनमें ऐसे हो सकता है, जो कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें रिफ्लैक्स ज़्यादा हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन वाले मरीज़ों में रिफ्लैक्स ज़्यादा हो सकता है, जो लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें ऐसे हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग वाले मरीज़ों में ऐसे हो सकता है, कुछ सांस की, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से ऐसे हो सकता है। हाइट्रस हार्निया हो जाता है तो उसमें ऐसे हो जाता है। एक्लेजिया की ट्रीटमेंट जिन लोगों ने करवाई होती है उसमें भी ऐसे हो सकता है। क्लिनिकली मरीज कैसे प्रेजेंट करता है कि उसके सीने में जलन हो रही होती है, हार्टबर्न जिसको कहते हैं, उसके बाद उसको जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या खुराक जो है वो रिगर्जिटेट कर रही है कि खुराक खाना जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर को आ रहा है, खाना ऊपर को आ रहा है, या इधर लग रहा है कि ऐसे रुका हुआ है खाना। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि जो खुराक वाली नाली है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, खुराक वाली नाली तंग हो सकती है, या एस्पायरेशन हो गए उससे खांसी वगैरह, या कुछ एस्पायरेशन निमोनिया या लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। एस्पायरेशन क्या होता है कि जो खुराक मैदे से खुराक वाली नाली में आती है वहाँ से जो है वो सांस की नाली में चली जाएगी, तो उससे ये चीज़ हो सकती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स की मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है कि उसमें एक तो जनरल मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि जो ओवरवेट पेशेंट हैं उनको वज़न कम करना पड़ता है, जो चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, जो चटपटी चीज़ें, तली चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं उनको बंद करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो कॉफ़ी या चाय ज़्यादा पीते हैं उनको वो कम करनी पड़ेगी। जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको वो बंद करना पड़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग वाले लोगों को स्मोकिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके बाद जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनको खाना कम करना पड़ेगा, उसको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। जो लोग रात को लेट खाना खाते हैं उनको जो है ना वो लेट खाने खाने वाली आदत जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके बाद बेड का जो हेड एंड होता है उसको 15 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है बेड के नीचे ब्लॉक्स वगैरह लगा के, तो उससे रिगर्जिटेशन जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें एंटासिड्स वगैरह दिए जाते हैं, सिरप्स दिए जाते हैं, पीपीआई मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं मरीज़ों को, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं। उसके बाद कुछ जो है ना प्रो काइनेटिक्स मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। जिन मरीज़ों को पीपीआई दिए जाते हैं उनको कम से कम 6 से 8 हफ्ते का कोर्स करवाया जाता है, तो उससे फिर जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब कि जो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उनकी सर्जरी वगैरह भी एडवाइस की जाती है। प्रैक्टिकल बात यह है, हम लोगों ने बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखे हैं कि जिनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब वो खाने पीने की रूटीन को दोबारा डिस्टर्ब करते हैं या परहेज़ नहीं करते हैं, जो चीज़ें चटपटी चीज़ें, चिकनाई वाली ऑयली चीज़ें खाने से परहेज़ नहीं करते हैं, उनको प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाता है। तो वो फिर प्रॉब्लम चलता रहता है, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर चलता है। उसमें फिर ऐसा प्रॉब्लम ख़राब हो जाता है कि जो वो फिर मेडिसिन भी लेते हैं तो वो
इशू ठीक नहीं होता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि खाने पीने में परहेज़ किया जाए और मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, तो ये मसले फिर कम से कम आते हैं या फिर मेडिसिन कम से कम लेनी पड़ती है। अगर हम लोग परहेज़ नहीं करते हैं, सिर्फ दवाइयों पे रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं या वो ठीक नहीं होते हैं, वो फिर मेडिसिन पे ही काम चलता रहता है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो है परहेज़ जो है वो ज़रूर करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।